अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्सा नंबर 18 हिस्सा नंबर 1। अम्मी अब अपना वादा पूरा करें, आपका कहा हुआ प्रपोजल मंजूर कर रही हूँ मैं। मलाहा ने हिम्मत करके कहा तो ताई जान का दिल चाहा इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। बकवास बंद करो मलाहा, इस मोहत के बच्चे के खाल तो आगा जान उतारेंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि इसने ड्रामा क्या खेला है मेरे साथ, और ये कबीर इस कदर खबीस और बददयानत निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। गजब खुदा का, घर की इज्जत पर नजर रखी हुई थी इसने, और इसका हाथ न जाने दौलत के किस कुएं में पड़ा गया था। हमें मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। वो तलमला तलमला कर बेहाल हो रही थी। कभी मोहत पर गुस्सा आता तो कभी कबीर पर। पहले वो गरीब था तो इसके ड्राइवर होने पर एतराज था आपको, अब अगर हमारी हैसियत के इसने रिश्ता मांगा है तब भी आपको एतराज हो रहा है। मलाहा की आंखें नम हो गईं। मुझे क्या पता था वो जलील इंसान एक कमी का रिश्ता लेकर आएगा हमारे लिए। और तुम भी मलाहा, कुछ तो देखकर गिरती, इन्होंने गमो गुस्से से बेटी को कहा था। लेकिन आपने कहा था कि बकवास की थी मैंने, हर हाल में इनकार ही करना था मैंने। सुना तुमने, वो चिल्ला उठी। लेकिन ये रिश्ता तो मोहत भाई के दोस्त से आया है अम्मी, मेरी तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मुंह बंद रखो अपना, एक बार इसे हमारे हाथ तो लग जाने दो, फिर हशर देखना इस जलील इंसान का। सारी उम्र हमारे टुकड़ों पर पलकर चार कागजात हाथ में क्या आ गए, जमीनों के। हमारे ही घर का दामाद बनने के ख्वाब देखने लगा। वो नामुराद, वो हकारत से बोली, इसका कोई कसूर नहीं, ये ख्वाब इसे मैंने दिखाया है अम्मी। वो एकदम से बोली तो सदीका बेगम का जल्लाल उठ कर गया। इनके थप्पड़ ने मलाहा को हिला दिया। महरमा तेज लहजे में बोलती अंदर दाखिल हुई। बस कर दें अब ये जुल्म की दास्तानें लिखना अम्मी, माजी से नहीं तो हाल ही से नसीहत पकड़ लें आप लोग। इसने मलाहा का सर शाने से लगाकर इसने तलखी से कहा तो वो सर्द महरी से गोया हुई। तुम तो अपनी जबान बंद ही रखो महरू, एक बेगैरत तो जबरदस्ती हमारे खानदान में दाखिल हो गया था, दूसरे को अपनी मर्जी से शामिल कर ले। इतना दिमाग खराब नहीं हुआ हमारा, ले जाओ इसे भी यहाँ से। मेरा तो तुम दोनों की शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा। माँ बाप का नाम रोल कर रख दिया है तुम दोनों ने। पता नहीं हम कब इस हकीकत को समझेंगे। हमारे आला हस्ब व नसब होने में हमारा ऐसा कोई कमाल नहीं होता कि हम बाकी सबको तकवा की बजाय महज इसके स्टेटस की बुनियाद पर परखना शुरू कर दें। महरमा मुतासफाना नजरों से माँ को देखकर सख्त लहजे में कहती मलाहा को समरा के पोर्शन में ले गई। ताई जान दुखता सर लिए बिस्तर पर गिर सी गई। मोहत घर आया तो महरमा उसी का इंतजार कर रही थी। पोर्च में वो गाड़ी से नीचे उतरा तो साथ ही महरमा इसका बाजू थामकर इसे तकरीबन घसीटते हुए लॉन की पीछे तरफ ले गई। क्या हो गया है, कौन सी कयामत आ गई है? वो हैरान था। क्यामत ही समझो, तुमने जो काम किया है आगा जान इसके नतीजे में तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। महरमा ने तलखी से कहा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मोहत ने शाने झटके। तुम जानते थे कि ये रिश्ता कबीर का है? महरमा ने मशकूक नजरों से इसे देखा तो मोहत ने नरमी से कहा, अब मैं रिश्ता लाया हूँ तो जाहिर बात है जानता ही होऊंगा ना। फिर भी तुम्हें कैसे पता चला मलाहा? खुद तो बता नहीं सकती, ये कबीर ही होगा तुम्हारा साथी। महरमा ने तंज किया। इस पर इल्जाम मत लगाओ, इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, प्रपोजल जरूर दिया है इसने मेरे कहने पर। अब तुम ये सोच लो कि आगा जान के सामने क्या कहना है जाकर, वो तो तुम्हारी खाल खींचने को तैयार बैठे हैं। महरमा ने अजलत से कहा। वो तो खैर मैं जानता ही था, लेकिन तुम्हारी इतनी हमदर्दी का मतलब पूछ सकता हूँ? इसने गहरी नजरों से महरमा को देखा तो वो बदकी। शट अप, खबरदार जो मेरे साथ कोई फजूल बात करने की कोशिश की या अपने दिमाग को किसी गलत सोच में डाला। मैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी की वजह से तुम्हें होशियार कर रही हूँ कि आगा जान के पास जाओ तो जहनी तैयारी करके जाओ। वो फौरन रखाई से बोली। तुम क्या समझती हो इस मामले में? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मोहत ने महरमा से पूछा तो वो थके हुए अंदाज में मुस्कुरा दी। अब अगर मलाहा इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी है तो मैं क्या एतराज कर सकती हूँ। बहरहाल कबीर अच्छा इंसान है, खानदानी भी है। मेरे ख्याल में तो आगा जान को कोई खास एतराज नहीं होना चाहिए। मोहत बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चलो ये भी अच्छी बात है, कबीर की सपोर्ट में काफ़ी लोग हो जाएंगे। इस तरह आगा जान को मनाने में भी आसानी होगी। किसी गलत फहमी में मत रहना, तुम आगा जान को नहीं जानते। महरमा ने इसे टोक दिया। वो जो अब अंदर की तरफ बढ़ रहा था लम्हा भर को रुका, चेहरा मोड़कर महरमा की तरफ देखा और तलखी से बोला, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह इन्हें कौन जान सकता है। इस हमदर्दी का शुक्रिया। महरमा खामोश रह गई। मोहत दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हो गया तो वो जैसे हवास में लौटी। खुद को कोसा। सुबह से खुद को समझा रही थी कि मोहत से हमदर्दी नहीं करनी, लेकिन बार बार ख्याल
आता कि आगा जान से इतना बड़ा पंगा इसने मलाहा की खातिर लिया था। अब किसी फायदे के लिए तो नहीं, बेख्तियार ही इसे होशियार करने के इरादे से रोक बैठी। खुद से उलझते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गई। आगा जान का बस नहीं चल रहा था कि वो मोहत को उसी वक्त संसार कर दें। तुम्हारा दिमाग खराब लग रहा है इन दिनों मुझे। जिस वक्त तुमने कबीर को जायदाद के कागजात वापस किए थे, मुझे इसी वक्त पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा देनी चाहिए थी। वो बेहद नाराजी से बोले। तो अब ये शौक पूरा कर ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मोहत ने असर लिए बगैर कहा तो आगा जान के तासुरात में नागवारी उतरने लगी। वो लहजे भर में पथरीलापन। कबीर के पास इतना पैसा कहाँ से आया? फिक्र मत करें, हलाल की कमाई है इसकी सारी। वो मुस्कुराया। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ मोहत। इतना तो कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि फ़क्त जायदाद के कागजात हाथ में आने की बिना पर कोई इतना अमीर नहीं हो सकता कि लाखों लुटाना शुरू कर दे। वो फंकारे। इसकी बहादुर आबाद वाली ज़मीन कैश पर खरीद ली है मैंने। वो सीने पे बाजू लपेटता इस कदर आराम से बोला कि वो सुनाटे में आ गए। फिर सरसराते लहजे में कहा, वो तो पहले ही हमारी थी। कितने में खरीदी? हमारी नहीं, इसी की थी। हाँ, अलबत्ता कब्जा आपका था, और चूंकि आपको वो ज़मीन बहुत प्यारी थी, इसीलिए मैंने वहाँ की उगी फसल की कीमत समेत वो ज़मीन आपके लिए खरीद ली है। मोहत ने तस्दी करते हुए नरमी से बताया तो वो भड़क उठे। ऐसे कैसे कैश अदा कर दिया तुमने? ज़मीन के कागजात, इसका इंतकाल, वक्त लगता है इस पर। कैंसिल करो सब कुछ और पैसा वापस लो इस मरदूद इस शख्स से। मैंने मार्केट की डिमांड के मुताबिक इस ज़मीन की 1.25 करोड़ की कीमत अदा की है आगा जान। कागजी कार्रवाई का क्या है, वो आराम से होती रहेगी। अब कबीर हमारे लिए कोई अनजान शख्स थोड़ी है। हमसे रिश्ता जोड़ने की खातिर इसने शहर में घर लिया है, गाड़ी ली है। अब बेचारा कहाँ से वापस करेगा सारा रुपया? वैसे भी मैं अपने कोल से फिरने वाला नहीं हूँ, सो ये डील कैंसिल नहीं हो सकती। वो मुस्कुरा रहा था। आगा जान को इतनी सर्दी में भी 1.25 करोड़ का नाम सुनकर पसीना आने लगा। वो दिल थाम कर अपनी कुर्सी पर घेर से गए। बेवकूफ! वो इतनी जोर से गरजे कि इनके हल्क में खराश आ गई। वो खांसने लगे। मोहत ने हमदर्दी से आगे बढ़कर हाथ से इनकी पुश्त मसली तो उन्होंने मोहत का हाथ झटक दिया। एक चीज जो पहले ही हमारे कब्जे में थी, इसे रकम देकर बल्कि करोड़ों रुपया देकर खरीदना बेवकूफ़ी है, अव्वल दर्जे की। वो गुस्से से बोले। मोहत ने इनकी बात काटी। यतीम का माल इसे ईमानदारी से लौटा देना अव्वल दर्जा की नेकी है आगा जान। बहुत गुलामी काटी है इन बाप बेटे ने आपकी। अब बस खत्म हुआ वो दौर। अब तो मलाहा और कबीर की शादी का सोचे हैं आप। मोहत का अंदाज पुरसकून था, मगर इसकी आंखें आगा जान थरा गए। सुहेल ठीक कहता था, इसकी आंखों की आंच देती सर्दी कैफियत वो आज दिखाई दी थी इन्हें, और ऊपर से इसके अल्फाज इनकी रूह पर जैसे किसी ने कोड़ा रसीद किया हो। बकवास मत करो, इतने आला खानदान में मूरी की ईंट लगाकर जमाने की जूतियां खाए हम। हाँ, आला खानदान। मोहत इनके सामने खड़ा हुआ और तमस्कराना बोला। कौन से सर ख्वाब के पड़ लगे हैं आपके खानदान में आगा जान? आप, मैं, कबीर, हम सब इंसान ही तो हैं एक जैसे। चोट लगे तो एक सा खून। हमारे दीन में रंग, नस्ल और ख़ानदान की बजाय सिर्फ मतकी और परहेजगार इंसान की बर्तरी साबित है। एक गलती वकार की थी जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि दूसरी गलती हम कर लें, इस ड्राइवर को अपने खानदान में शामिल करके? कुछ तो हमारी और अपनी जाहो हजमत का ख्याल किया होता। वो हद दर्जा हकारत से बोले तो बहुत बामुश्किल जब्त कर पाया। इस चीज़ का ख्याल क्या करूं आगा जान जिसमें आपका या मेरा कोई कमाल ही नहीं। ये सारी इज्जत और आसाइशात तो अल्लाह की देन है, इन पर क्या अतराना और मान करना। और रही बात गलती की, तो उस वक्त भी गलती आपकी थी और आज भी आप ही गलत हैं आगा जान। बेहद तल्खी से कहा तो वो मारे गुस्से के लर्जने लगे। दफा हो जाओ यहाँ से, और इस पावर ऑफ अटॉर्नी को कल से कैंसिल समझो। मैं सुबह बात करता हूँ वकील से। ऑफिस जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। इनका अंदाज कतई था। चंद लम्हे इन्हें देखने के बाद वो तासुफ से भरे लहजे में बोला। तौबा का दर खुला हो तो इंसान को देर नहीं करनी चाहिए आगा जान, वरना बाज़ औक़ात वाकई बहुत देर हो जाया करती है। गेट आउट! वो जोर से गरजे तो वो शाने झटकता स्टडी से निकल गया। आगा जान ने उसी वक्त सुहेल और मुबीन अफंदी को तलब किया। कल सारा सिलसिला अपने हाथ में लो तुम दोनों, और मोहत को घुसने नहीं देना ऑफिस में। इस नालाई को मैं कुछ गलत ही समझ बैठा था। ये तो हमदर्दी और तरस में ही सब कुछ गंवा देगा। वो कतियत से कहते दोनों भाइयों के दिल को फूल खिला गए। इन्होंने मोदबाना सर हिलाते हुए एक दूसरे को मुस्कुराती नजरों से देखा था। खस खम जहाँ पाक बहुत नामी कांटा जैसे इनकी राह में आया था, वैसे ही खुद ब खुद हट भी गया था। जबकि आगा जान का तो कलेजा मुसलसल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। मोहत से इन्होंने वकार अफंदी और फरहान के हिस्से की मोहब्बत भी महसूस की। वो मिला तो यूं लगा जैसे दोनों बेटों की सूद की शक्ल वापस पा लिया हो। वो फरहान का बेटा था और इसमें शक्ल वकार की झलक रही थी, तो अब इसका पलटना इन्हें क्यों तकलीफ ना देता। कबीर की काल
देखकर मलाहा का दिल तरंग में धड़का। इसने फौरन मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कबीर का लहजा मुस्कुराता हुआ सा था। मलाहा के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आहिस्ता आवाज में इसके सलाम का जवाब दिया तो वो हंसा और शरारत से पूछा, फिर क्या सोचा आपने मेरे प्रपोजल के बारे में? योर हाइनेस। मलाहा की मुस्कुराहट गुम हो गई। घर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ है कबीर। अल्लाह जाने आगा जान अब मोहत भाई का क्या हशर करेंगे। मैं खुद आगा जान की खिदमत में हाजिर होऊंगा। ये तो मोहत सर ने मना कर दिया था फिल वक्त मुझे। वो घर वालों को जहनी तौर पर पहले तैयार करना चाहते थे। कोई भी राजी नहीं कबीर। अम्मी ने तो हंगामा ही मचा दिया है। मलाहा आजुर्दा होकर बोली, अब क्या होगा? अब क्या होने का, अब क्या सोचना? वो हल्के से हंसा। फिर भी कबीर, मैं घर वालों से बगावत नहीं करना चाहती, बाइज्जत तरीके से रुखसत होना चाहती हूँ इस घर से। ऐसे के सब तुम्हें इतनी ही इज्जत दें जितना के मोहत भाई को देते हैं। वो जैसे किसी सोच से चौंका, फिर आजुर्दगी से बोला, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है मलाहा। मोहत तो महज मेरा साथ देने में ही लपेट में आ गया है। अफंदीस बहुत कम किसी पर मेहरबान होते हैं। इतने संजीदा माहौल में भी इसकी बात सुनकर मलाहा के दिल में गुदगुदी सी हुई। तुम तो फिर बहुत खुशकिस्मत हुए खान। कबीर का मूड भी एकदम से बदला। फिर भरपूर कहा इसके लबों से आजाद हुआ था। मलाहा जिंद गई। मैं दूसरे महीने में कह रही थी मोहत भाई की सपोर्ट हासिल है तुम्हें। वो तो है ही, मगर मलाहा फंदी की नजरे करम इस सपोर्ट पर भारी है। वो मध्यम लहजे में बोलता मलाहा की धड़कनें मुंतशिर कर गया। तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए, बस कपड़े और फूल ही काफी थे मेरे लिए। इससे फौरन बात बदली। वो हमारे घराने की रवायत है मलाहा, दुनिया दिखावा नहीं था। और रवायत ना भी होती तो मलाहा अफंदी पर यह सब निसार। मलाहा की आंख का कोना भीगने लगा। ये शख्स ना मिलता तो मलाहा अफंदी के दिल का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। खुश हो? पूछ रहा था। मलाहा ने उंगली से आंख का कोना साफ किया। बहुत, मगर खौफसदा भी कबीर। न जाने क्या फैसला हो। अल्लाह बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह। फिक्र मत करना मलाहा, मैंने यह प्रपोजल तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं बल्कि इसमें खुशियां भरने के लिए भेजा है। तो बाकी की फिक्रें कबीर खान के लिए रहने दो। तुम सिर्फ अच्छे अच्छे ख्वाब देखो। वो मुस्कुराते हुए पुरएतमाद लहजे में कह रहा था। मलाहा का दिल ठहरने लगा। तुम हो कहाँ इस वक्त? घर में ही हूँ। अब जॉब तो तुम्हारी मेहरबानी से खत्म हो गई। फिक्र मत करो, सारी जिंदगी ड्राइवर ही बनाकर रखूंगी। मलाहा ने इसे छेड़ा तो वह मुस्कुराते लहजे में बर्जिस्ता बोला, अमूमन अच्छे शोहर ही अपनी बीवी के शोफर हुआ करते हैं। आपके लिए ये भी मंजूर है। मलाहा कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई। इसकी महबूब सी खामोशी पर वो हल्के से हंस दिया। अगले 2-4 रोज में दोनों भाइयों ने सारे इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। मुबीन अफंदी कंप्यूटर ऑपरेटर के सर पर खड़े अकाउंट्स चेक कर रहे थे। आगा जान के वकील ने मोहत के नाम की गई पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा दी थी। इतनी बड़ी बड़ी रकूम। मुबीन अफंदी अकाउंट्स की पोजीशन देखकर शशद रह गए। ये सब वक्तन फोक्तन मोहत साथ निकलवाते रहे हैं सर, अकाउंट्स मैनेजर ने दबे लफ्जों में कहा, मगर इनकी नजर मॉनिटर स्क्रीन पर थी। ये 1.25 करोड़ तो जमीन की खरीदारी के लिए निकलवाया गया था, लेकिन ये जो पिछले 6 माह के दौरान बड़ी रकम निकलवाई गई है, इनका मतलब समझ नहीं आ रहा सुहेल। हर माह तो माल की पेमेंट नहीं की जाती, वसूली और अदायगी का सर्कल तो पूरा साल चलता रहता है। वो मुतफक्र से कह रहे थे। जी हाँ, और पिछले माह कुरैशी वालों ने माल की जो डाउन पेमेंट की थी, इसका 10 लाख भी नजर नहीं आ रहा। इनका हलक तक कड़वा हो रहा था। अब सबकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई आगा जान के अंधे एतमाद की वजह से डूब गई थी। मोहत का कोई सेकंड अकाउंट होगा जरूर। इतना पैसा वो खर्च कहाँ करेगा? वो चिकन से बोले। मुबीन साहिब ने सवालिया नजरों से मैनेजर की तरफ देखा तो वो गड़बड़ाकर नजरें झुका गया। तुम बताओ वसीम, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? डोंट नो सर। हाँ, ये बात बहुत अजीब है मोहत साहब की कि बैंक से कैश निकलवाने खुद जाते हैं और अपना ATM कार्ड या साइन शुदा चेक वगैरह आज तक इन्होंने किसी और के हवाले नहीं किया, जबकि अकाउंट्स के शोबा में बॉस का कार्ड लामहाला यूज करना पड़ ही जाता है अक्सर, जैसे आप लोगों का। वो सोचकर बोला तो सुहेल अफंदी ने चौंक कर भाई की तरफ देखा। वो भी गहरी सोच में गुम थे। अभी वो मुकम्मल मामलात तो नहीं समझे थे, लेकिन जो नजर आ रहा था वो बहुत ही परेशान कुन था। ये सब डिटेल्स आगा जान को फौरी बतानी पड़ेंगी ताकि वो मोहत से सारा हिसाब तलब करें। मोहत साहिब ऑफिस में है सर, आप चाहें तो अभी इनसे पूछ लें, मैनेजर ने मोहतबाना कहा तो वो पूरे का पूरा इसकी तरफ घूम गए। वो ऑफिस आ रहा है? इनके अंदाज में इस कदर बेयकीनी थी कि मैनेजर गड़बड़ा गया। जी सर, इन्होंने कोई छुट्टी नहीं की अभी तक। उल्लू का पट्टा, इसकी तो मैं पूछता हूँ ना अभी जाकर। अव्वल जुमला जेरे लब बोलकर वो ऊंची आवाज में कहते दरवाजे की तरफ बढ़े। पिछले 3-4 रोज में वो तहकीकात में ऐसे मगन थे कि सोचा ही नहीं कि मोहत की ऑफिस में मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता करते। सुहेल अफंदी मैनेजर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर बाकी का डाटा चेक करने लगे। मुबीन साहब तैश में भरे मोहत के ऑफिस में पहुंचे तो ये पहली बार था कि वो नॉक किए बिना दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गए। मोहत ने
लैपटॉप की स्क्रीन पर से चौंक कर नजर हटाई और इन्हें देखा, जिनके चेहरे पे गम और गुस्सा की कैफियत साफ नजर आ रही थी। मेज के इस पार खड़े वो पसलियों पर हाथ जमाए कड़े अंदाज में इसे देख रहे थे। वो 2 बार स्क्रीन की तरफ मतवज्जा होते हुए ऊंचे मगर सर्द लहजे में बोला, किसी के रूम में नोक करके जाना आपकी दीनी और घरेलू तरबियत का जाहिर करता है। बाय द वे, मुबीन आफंदी की पेशानी तपी। इन्होंने झुककर इसकी मेज पर दोनों हाथ जमाए और तलखी भरे अंदाज में बोले, और तुमने तो बहुत अच्छी तरह अपनी तरबियत शो की है। कोई काम था आपको? मैं कुछ बिजी हूँ इस वक्त। वो रुखाई से दो टोक बोला तो वो तलमला उठे। तुम शायद भूल गए हो कि आगा जान तुम्हें फारिग कर चुके हैं। पूछ सकता हूँ कि तुम किस सिलसिले में बिजी हो? तलखी से पूछा तो लैपटॉप बंद करते हुए इसने आराम से चेयर से टेक लगाई और इंग्लिश शहादत से सामने दीवार पर लगी वकार अफंदी और फरहान अफंदी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए इत्मीनान से बोला, अपने बाप के ऑफिस में बैठा हूँ, कोई मुझसे ये सवाल पूछने का हक नहीं रखता। कहाँ किया है तुमने अकाउंट्स का पैसा? वो इससे पूरे नहीं आ सकते थे, सो सीधे स्वभाव पूछा तो वो भवें अचकाकर जैसे हैरान हुआ। आप इस बारे में मुझसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि तब पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास थी। मैं अपने फैसलों में आज़ाद था। ताया जान, वो पुरसुकून अंदाज में इन्हें देख रहा था। लबों पे फैली हल्की सी मुस्कुराहट मुबीन अफंदी का दिल जला रही थी। वो मेज छोड़कर गहरी सांस भरते सीधे हुए और इसे धमकाया, अब तो आगा जान तुमसे अच्छी तरह पूछेंगे कि तुमने इनके बिजनेस अकाउंट्स कहाँ झाड़े हैं। ओके, और कुछ? वो यूं कुर्सी झुला रहा था जैसे वो दुनिया का कोई मुतमीन तरीन इंसान हो, और बात करने का अंदाज ऐसा कि मुबीन साहिब को इंसल्ट महसूस हुई। इस भूल में मत रहना मोहद अफंदी कि आगा जान तुम्हारी इन धोखाधड़ियों के बाद भी तुम्हारा अकलौता पोता होने के लाड उठाएंगे, बल्कि हो सकता है तुम्हें जेल की हवा खानी पड़े। वो दांत कचकचाकर बोले, इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। दरवाज़ा आहिस्ता बंद करके जाइएगा। वो नरमी से बोला तो दिल ही दिल में इसे नाकाबिले इश्तहात गालियों से नवाजा। आह, दोनों बाप बेटी माशाअल्लाह एक जैसे हैं। मौत बड़बड़ाकर रह गया। कुछ देर पहले की बेफिक्री के बरअक्स इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें फैली हुई थी। आगा जान की टेबल तक सारी तफसील पहुंची तो वो दंग रह गए। इतना पैसा वो कैसे निकलवा सकता है, और सब कुछ इसी का था। इसे ऐसी बेईमानी करने की जरूरत क्या थी मुबीन? क्योंकि वो जानता है आगा जान, हमारे जाती अकाउंट्स अलग सही, लेकिन बिजनेस और बिजनेस अकाउंट पर हमारा भी हक है। तभी तो पावर ऑफ अटॉर्नी हाथ आते ही इसने आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट्स खाली करने शुरू कर दिए। बार बार तो मौका ना मिलता इसे ऐसा हाथ मारने का। सुहेल तलखी से बोले, अगर तो ऐसा ही है तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा सुहेल। इसने प्यार ही देखा है अभी मेरा। इनकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी। आप इसे बुलाएं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुबीन आफंदी तो वैसे भी मोहत से जले बैठे थे। अभी नहीं मुबीन, वो थके हुए अंदाज में इन्हें टोक गए। अभी इस दिल को जरा संभल लेने दो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मोहत ऐसी हरकतें कर सकता है, और ये भी समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रहा है। वो हमारा कभी बना ही नहीं आगा जान। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी मंसूबे के तहत आया है यहाँ। इसने माजी की तलखियों को निकाला ही नहीं अपने अंदर से, इसीलिए हमें नुकसान पहुंचा रहा है। सुहेल तंद लहजे में बोले तो आगा जान ने हाथ उठाकर इन्हें मजीद कुछ कहने से रुक जाने का इशारा किया। बस इसी नरमी का फायदा तो वो उठा रहा है। तमाम उम्र आगा जान के दिल से पोते की ख्वाहिश ना गई, तो अब इसे सजा दें भी तो कैसे? इनके कमरे से निकलकर सुहेल अफंदी बरहमी से बड़े भाई से मुखातिब थे। वो आगा जान की नरमी देखकर गमो गुस्से के हसार में थे, लेकिन हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। मुबीन साहब की तलखी बढ़ती जा रही थी। तुम अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में वापस आओ महरू। ताई जान ने महरमा को रात के खाने के बाद बतौर खास समरा चची के सामने हुक्म दिया। मोहत खुदा जाने कहाँ था। शायद वो शऊरी तौर पर आगा जान के सामने आने से कतरा रहा था, या शायद इसे किसी की भी परवाह नहीं रही थी। आगा जान के उठते ही महरमा को ऑर्डर हुआ तो इसकी प्लेटें इकट्ठी करते हुए हाथ ठटके। समरा ने चौंक कर सिद्दीका भाभी की शक्ल देखी। यहाँ तने हुए तासुरात की इजारादारी थी। वो क्यों? वो लम्हा भर चौंकने के बाद अब दोबारा खाने के बर्तन इकट्ठे करते हुए दिखाई दी और बोली, जब एक निकाह को तुम मानती ही नहीं तो क्यों और किस रिश्ते से तुम वहाँ पर रह रही हो? वो तलखी से गोया हुई। महरमा ने मलाहा को बर्तन उठाने का इशारा किया और खुद कोहनियां मेज की सतह पर टकाकर ताईजान की तरफ मतवज्जा हुई। बहुत देर से आपको याद आया। खैर, इस निकाह को मैं इसलिए नहीं मानती हूँ अम्मी, क्योंकि जिस भी तरह सही, मगर मैं नुमैर के निकाह में हूँ, और मैं मोहत के साथ नहीं बल्कि नुमैर की माँ के पास रह रही हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस पर एतराज होना चाहिए। सबको जैसे सांप सूंघ गया। फिर दफतन ताईजान हवास में आकर गर रही, बकवास मत करो महरू, ये आगा जान का हुक्म है, समझी? तुम खबरदार कोई ओल फोल बकी हो तो। अम्मी, ये निकाह जिन भी हालात में हुआ, मगर जब तक ये कायम है इसकी पासदारी मुझ पर फर्ज है। जरनिगार आंटी की जिम्मेदारी है मुझ पर। जब तक वो यहाँ इस घर में है, अगर मैं इन्हें अपने साथ ला सकती हूँ तो कहिए, मैं आज ही आ जाती हूँ। ताईजान की आंखें फटने को आ गई। इनकी लाडली और बागी तरीन औलाद क्या
बिगाड़ रही थी। समरा की आंखें नम हो गईं। बास लोगों के साथ जमाना बहुत बुरा सलूक करता है, मगर वो अपनी अच्छी रविश नहीं छोड़ते। तुम तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस कदर फजूल बात करने की? अब तुम इस नंगे इंसानियत के साथ जिंदगी गुजार दोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आबाद भी किसी ने नहीं की अम्मी। अगर इसने धोखे से जबरदस्ती निकाह किया था तो आप लोगों ने निकाह पे निकाह करके इससे भी बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। वो तल्खी से बोली तो इनका दिमाग घूम गया। तो तुम अब इसके साथ रुखसत होने का सोच रही हो? काट कर दरिया में फेंक देंगे तुम्हें महरूम, मगर ये बात कभी सोचना भी मत। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैं जरनिगार आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकती जब तक वो इन्हें यहाँ से ले नहीं जाता। और आप बेफिक्र रहें, तलाक दे देगा वो मुझे, अगर इसको इसके बाप की जायदाद दे दी जाए। वो तहम्मुल से इनकी बात बर्दाश्त करते हुए बोली। ताईजान का बस नहीं चल रहा था, इधर ही सीना पीट डालती अपना। जायदाद? कौन सा बाप, कैसी जायदाद? अल्लाह जाने किसका खून है इसकी रगों में। ऐसे ही कोई मुंह उठाकर बस बस अम्मी। महरू खुद पर काबू खोकर जोर से बोली और पास पड़े गिलासों को हाथ मारा तो चारों गिलास उड़ते हुए जमीन पर गिरते ही किरचियों में तब्दील हो गए। ताई जान ने शिशत निगाहों से पहले गिलासों की किरचियों और फिर महरमा के गुस्से से तपते चेहरे को देखा। वो वकार चचा का बेटा है और इनका खून कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ इस हकीकत को। हाँ, तुम तो वहाँ थी ना डिलीवरी के वक्त, सायरा चाची ने तमस्कराना कहा। आप भी नहीं थी चाची जान, इसने तेज लहजे में इनकी बात काटकर कहा और उठ खड़ी हुई। पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाना शरई गुनाह है और इसकी सख्त वईद है, ये बात याद रखिए आप लोग। तुम्हारी ये सारी बकवास मैं आगा जान को बताती हूँ जाकर, वो ही तुम्हें सीधा करेंगे। ताईजान बेबस होकर इतना ही कह पाई। महरमा इनकी बात नजरअंदाज करते उठकर चली गई। मलाहा फर्श साफ करके सीधी इसके कमरे में आई तो बेयकीनी से पूछा, आप भी क्या वाकई तुम वापस नहीं आओगी? वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बिस्तर पर बैठी थी। अजूडा सी होकर इसने थोड़ी घुटने पर रख दी और आंखें मूंद कर थके हुए अंदाज में बोली, पता नहीं मलाहा, मुझे तो यूँ लगता है जैसे इन हालात में मैं कहीं खो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आप कहाँ से वापस लाऊं। ऐसी बातें मत करो आप ही, मोहत भाई बहुत अच्छे हैं, तुम नुमैर से तलाक ले लो और दोबारा मोहत भाई से शादी कर लो। मलाहा ने जज्बाती होकर कहा तो महरमा ने इसे नागवारी से देखा। मोहत में कौन सा हीरे जड़े हैं जो मैं एक कुएं से निकल कर दूसरी खाई में छलांग लगा दूं? ऐसा तो ना कहो आप ही, मोहत भाई ने तुम्हारे साथ आज तक कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि हमारे लिए तो वो अच्छे ही सोचते हैं। ये तो तुम अम्मी और अब्बू से पूछो जरा कि अब वो मोहत के बारे में क्या सोचते हैं। सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया इसने। अब तो आगा जान का पोते वाला शौक भी पूरा हो गया है। नाक तक आ गए हैं वो। महरमा ने तीखे अंदाज में कहा। मलाहा की बात और मोहत की इस तरह साइड लेना इसे पसंद नहीं आया था। ये अच्छी बात है, अपनी मर्जी से सब कुछ दिया तो ठीक, और अगर कुछ फैसले इन्होंने अपनी मर्जी से कर लिए तो इस पर सब चिराग हो रहे हैं। वैसे भी तो आगा जान मोहत भाई को सारी जायदाद का वारिस बनाने पर तुले हुए थे, तो इसमें ऐसी क्या अजीब बात हो गई अगर कुछ इन्होंने अपनी मर्जी से खर्च कर लिया तो? मुझे नहीं पता मिली, जाकर ये सब बातें अपने लाडले भाई से पूछो। मैं कौन सा इसके लीगल एडवाइजर हूँ और वो कौन सा हर काम मुझसे मशवरे से करता है। महरमा ने उकताकर कहा, लेकिन वो अच्छे हैं आप ही, आगा जान फिर किसी ऐसे वैसे को उठाकर ले आएंगे तुम्हारे लिए। मलाहा ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, हाँ, और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी लाडले भाई को ही झाड़ पोंछ कर ठीक ठाक कर लूँ? महरमा ने तहम्मुल से कहा तो मलाहा जिम पकड़। अम्मी ने कबीर के बारे में क्या कहा है? महरमा ने बात बदल दी तो वो उदास होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मोहत भाई कबीर का प्रपोजल ला रहे हैं, मगर ये जरूर पता था कि जब कभी मेरी पसंद का रिश्ता आया और अम्मी को पता चला कि ये प्रपोजल कबीर का है तो वो कभी नहीं मानेंगे। अब ये तो मोहत का दर्द सर है जो ये प्रपोजल लाया था, या फिर कबीर से कहो कि वो आकर आका जान से बात करे या अब्बू से। महरमा ने संजीदगी से कहा तो मलाहा ने जड़जड़ी ली। तुम्हारा क्या ख्याल है आपी, ये लोग इसे जिंदा यहाँ से वापिस जाने देंगे? मलाहा ने बेयकीनी से इसे देखा तो वो उकताकर बोली, सालों बीत गए मगर आफंदी हाउस के रहने वालों के दिलों पर लगी मोहरें ना उतरी। इतने सख्त दिल हैं और इन लोगों के न जाने किस बात पर नरम होंगे दिल। दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार तन गई थी। तज़ईन और तलाल के आपसी ताल्लुकात पहले से बेहतर चल रहे थे, इसीलिए घर में अमन और शांति का दौर दौरा था। अब तज़ईन घर के कामों में भी मारे बंदे हिस्सा ले ही लिया करती थी, जबकि तलाल के साथ तन से गुफ्तगू करना भी कम करती थी, जिसकी वजह से घर का माहौल पुरसकून था। अभी सायरा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स के जरिए इस घर की तमाम रिपोर्ट दे रही थी। मुझे तो समझ नहीं आती इस महरमा की किस्मत कितनी बुलंद है। पहले तलाल को अपनी अदाओं में फंसाए रखा, वो तो शुक्र है दरमियान में नुमैर आ गया और महरमा को उड़ाकर ले गया। तज़ईन लेटकर आराम से कह रही थी तलाल अभी तक घर नहीं आया था, सो वो आज़ादी से बातचीत कर रही थी। खाक अच्छी किस्मत है इसकी, एन शादी के दिनों में वो खबीस आदमी इसे अगवा करके ले गया और निकाह भी पढ़वा लिया महरमा के साथ। तलाल तो इसकी जिंदगी से
निकला ही था। जो ज़माने भर में थू-थू हुई वो अलग। वो तो आगा जान ने इस बदनामी पर पर्दा डालने के लिए महरमा का निकाह मोहत से करवा दिया, वरना तल्लाल तो शायद सारी उम्र महरमा के इंतज़ार में बैठा रहता। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ होता है वो बेहतरी के लिए होता है। और मोहत कौन-सा गया गुज़रा है, इस महरमा के तो वैसे ही मिज़ाज नहीं मिलते। वो तो इस निकाह को मानती ही नहीं। खूब तमाशा लगाया हुआ है दोनों बहनों ने घर में। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तल्लाल को यही बताया कि महरमा ने मोहत की खातिर इसे ठुकराया है, वरना तो वो अभी तक रांझा बना फिरता रहा महरमा के पीछे। तस्ईन कड़वे लहजे में बोली तो दरवाजे की चौखट पर कब से साकित खड़ा तलाल जर्द चेहरा लिए उल्टे कदमों वापस लौट गया। सायरा चची अब बेटी को घर के मौजूदा हालात बता रही थी, जिनमें कबीर की बदलती हालत और मलाहा के लिए आने वाला इसका प्रपोजल था। वो हैरान होकर सुन रही थी। तुम टेरेस पर आ सकती हो महर? महरमा ने इसकी कॉल अटेंड की तो वो मदम लहजे में बोला। महरमा को झटका लगा। तुम इस वक्त छत पर हो? हाँ, तुमसे बात करनी है। शट अप, आगा जान को पता चला तो गोली मार देंगे हम दोनों को। तुम्हारी तो खैर ही है, लेकिन मुझे कम से कम बेगुनाह मरने का कोई शौक नहीं। इसने कंबल को मजीद अपने गिर्द लपेटा। गोली से नहीं तो मैं सर्दी से ठटकर जरूर मर जाऊंगा। अब की बार वो गोया कपकपाकर बोला। तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी यूं जान पर खेलने की? नफरत है मुझे तुमसे, और तुम मुझे घर की छत पर आधी रात को मिलने के लिए बुला रहे हो? नाराजगी से कहते हुए वो कंबल हटाकर उठी, पाँव चप्पलों में फंसाए और शॉल लपेट ली। तुम हो किस गलतफहमी में मोहत? धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर गए, और फिर भी सोच रहे हो कि मैं अभी भी तुम्हारी बात सुनूंगी? मोबाइल कान से लगाए खपकी से कहती वो एक नजर सोई हुई जरनिकार पर डालकर कमरे से बाहर निकल आई तो आधी सीढ़ियों तक आते इसे एहसास हुआ कि गर्म बिस्तर में से निकलकर महज एक शाल लपेटकर चले जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, वो भी मोहत जैसे धोखेबाज बंदे की खातिर। लेकिन इसने मलाहा के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है, तो जरा सी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? खा तो नहीं जाएगा? वो टेरेस पर खड़ा जंगले से नीचे अंधेरे लॉन में न जाने क्या तलाश कर रहा था। महरमा मोबाइल ऑफ करके इसकी तरफ बढ़ी। चंद दिन पहले की बारिश खुलकर बरसी तो अब मुअत्तला साफ था, और चांद की सर्द रातों की उदासी से रोशनी हर सू बिखरी हुई थी। इसके कदमों की आहट पर वो इसकी तरफ पलटा। सॉरी, इतनी सर्दी में तुम्हें जहमत दी, वो माजरत खवा खाना अंदाज में बोला तो महरमा ने इसे घूर कर देखा। अब ये जहमत कर ही ली है तो बराए मेहरबानी अपने ड्रामे बंद करो और वो बात करो जिसके लिए मुझे इतनी सर्दी में टेरेस इनवाइट किया है। जंगले से टेक लगाए खड़ा वो चंद लम्हे तक जैसे अल्फाज इकट्ठे करता रहा। ताईजान ने तुमसे घर वापिस आने को कहा था, इसने पूछा तो महरमा को कोई हैरत न हुई। यकीनन इसे समरा की जुबानी सारी बात पता चल चुकी थी। हाँ, और मैंने इन्हें क्या जवाब दिया वो भी यकीनन तुम्हें पता चल गया होगा। महरमा ने तीखे लहजे में कहा। तो गोया मैं ये समझूं कि तुमने नुमैर को मजलूम समझ लिया है? मोहर ने मोहतात लफ्जों में पूछा। तुम क्या समझते हो, क्या वो शख्स काबिल मुआफी है? महरमा ने तल्खी से पूछा तो वो लम्हा भर को चुप रह गया। मुझे इस सारी दास्तान में सिर्फ जरनिगार आंटी का किरदार काबिल हमदर्दी लगा है। सिर्फ वही है जिन्होंने जबर को सब्र से बर्दाश्त किया। नुमैर ने तो अपना बदला ले लिया, वो भी एक बेकसूर से। तो अब वो इस घर के मुकीन एक ही सफ में आ गए हैं। वो कहाँ से मजलूम रहेगी? महरमा ने तल्खी से कहा। तो काफी देर के बाद वो मदम लहजे में बोला, और मोहत? महरमा ने तेज नजरों से इसे देखा। मेरे लिए तो मोहत और नुमैर एक ही तस्वीर के दो रुख बन गए हैं। इसने अपने हालात का बदला मुझसे लिया और तुमने दोस्त बनकर धोखा दिया। तो बताओ, क्या मोहत और नुमैर दोनों के पलड़े बराबर नहीं हुए? वो जंगले से टेक लगाकर खड़ा खामोशी से इसे देखता रहा। शाल को मजबूती से अपने गिर्द लपेटे वो इसे ठंड से कपकपाती हुई महसूस हो रही थी। तुमने तो कोई स्वेटर नहीं पहना। तुम ये मत समझना कि महज तुम्हारे एक बुलावे पर दौड़ी चली आई हूँ। मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। इसकी तशवीश को नजरअंदाज करते हुए महरमा ने जिताने वाले अंदाज में कहा। लेकिन मोहत का जहन अभी भी इसी बात पे अटका हुआ था। सॉरी, लेकिन मुझे पता है कि अब किसी को भी मेरा तुमसे बात करना गवारा नहीं होगा, इसलिए सोचा कि यहीं पर बात कर लूं। मुझे नहीं पता था कि तुम स्वेटर पहने बगैर आ जाओगी। वो माजरत खवाना अंदाज में बोला। खुद वो फुल स्वेटर के ऊपर लेदर जैकेट पहने हुए था। तुमने आगा जान का सारा रुपया कहाँ किया है? महरमा ने अब की बार वो सवाल पूछा जिसकी वजह से वो इतनी सर्दी में भी मोहत के बुलाने पर चली आई थी। ये तुम्हारा मामला नहीं है महरमा, मोहत ने इसे टोका। ये हम सब का मामला है, मैं घर वालों से अलग नहीं हूँ, महरू ने जिताया। मैंने वो रुपया अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया है, तब मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। मुझ पर इसे खर्च करने पे कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। वो रखाई से बोला तो महरमा ने इसे आंखें सेड़ कर देखा और तंज से बोली, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे मोहत। समरा चची हमेशा कहा करती है कि मोहत के सीने में नुमैर का दिल नहीं है, तो तुमने ये शर्त महरी कहाँ से सीखी? तुम तो समरा चची के मोहत हो ना? मोहत साकत खड़ा इसे देख रहा था। महरमा ने अपने दोनों बाजुओं को अपने गिर्द लपेटकर सर्दी की शिद्दत को जैसे कम करने की कोशिश की। मोहत ने बिना कुछ कहे अपनी लेदर जैकेट उतारकर इसके शानों पर डाल दी। महरमा इसकी हरकत पर दंग रह गई। इसने वो जैकेट उतारने की कोशिश की। मुझ पर यह मेहरबानी मत करो मोहत, मैं तो अब खारजार रास्तों पर चलने की आदी हो गई हूँ। मोहत ने इसके हाथ परे करके जैकेट ठीक से इसके शानों पर जमा दी और इसकी आंखों में देखते हुए
हुए बोला, वो सारी रकम मैंने नुमैर अफंदी के अकाउंट में जमा करवा दी है। महरमा बेयकीनी से अपनी जगह जम सी गई। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? कुछ नहीं, अब तो जो करना है वो मैं ही करूंगी। नुमैर को दौलत चाहिए थी, जायदाद में हिस्सा चाहिए था, वो तुमने इसे दे दिया, बहुत शुक्रिया। अब वो यकीनन मुझे तलाक दे देगा। वो लफ्जों को चबाकर कड़वे लहजे में बोली तो मोहन ने बेख्तियार इसे शानों से थाम लिया। और मैं? मेरा क्या? महरमा ने बड़े हौसले से इसकी आंखों में देखा और कतई अंदाज में बोली, तुम मोहद आफंदी, तुम तो इस पूरी दास्तान में कहीं थे ही नहीं, तुम्हारा क्या जिक्र? सुनो, वो जरा सा झुककर इसकी आंखों में देखने लगा। नाराज हो हमसे? मगर हम वो हैं जिनको तो मनाना भी नहीं आता। किसी ने आज तक हमसे मोहब्बत जो नहीं की है, मोहब्बत किस तरह होती? सुनो, वो जरा सा झुककर इसकी आंखों में देखने लगा। नाराज हो हमसे? मगर हम वो हैं जिनको तो मनाना भी नहीं आता। किसी ने आज तक हमसे मोहब्बत जो नहीं की, मोहब्बत किस तरह होती? हमारे शहर के अतराफ में तो सख्त पहरा था खजाओं का, और इसकी सीलें जर्द बैलों से लदी थी, और इनमें ना कोई खुशबू, ना कोई फूल तुम जैसा कि महक उठते हमारे दिलो जा, जिसकी कुर्बत से हम ऐसे शहर पर ये शाकी वेरा गलियों में किसी सूखे हुए जर्द पत्ते की तरह थे कि जब जालिम हवा हम पे अपने कदम रखती थी तो इसके पाँव के नीचे हमारा दम निकल जाता। मगर पतझड़ का मौसम सुना है टल चुका अब तो, मगर जो हार होना थी सो वो तो हो चुकी हमको। सुनो, हारे हुए लोगों से तो रूठा नहीं करते। वो दमसादे इस मदम और ठहरे हुए लहजे को सुनती रही। सांस साकन थी और वो खुद दम बखुद। ये क्या नया खेल खेलना शुरू कर दिया है तुमने मेरे साथ? जहन और दिल भी इसके लफ्जों में उलझ उलझ जा रहा था, मगर वो लहजे में नागवारी भरकर बोली, खेल खेला था मानता हूँ, मगर एतराफ कर रहा हूँ कि हार गया हूँ तुमसे। वो इस कदर तीखन से बोला कि महरमा से मजीद कुछ सुनना दोबर हो गया। इसके हाथों को शानों पर से झड़कते हुए वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ पलट गई। मोहर वहीं खड़ा इसे खुद से दूर जाते और दिल में इसकी दूरी की कसक को महसूस कर रहा था। ये अगले रोज की बात थी। महरमा पर रात की बेखवाबी की वजह से सख्त सुस्ती तारी थी। मोहर की बातों ने इसे जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया था। यही वजह थी कि जहन से सब कुछ झटक सोने में कितनी ही रात जागते हुए निकल गई थी। किसी अजनबी नंबर की कॉल आई तो टॉवल से चेहरा पोंछती महरमा ने पहले तो इग्नोर ही किया, मगर जब मुसलसल लिंक होती रही तो इसने कॉल अटेंड कर ही ली। हेलो महरमा। दूसरी तरफ से मर्दाना लहजा उभरा तो वो गड़बड़ा गई। जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं तलाल बोल रहा हूँ महर। महर का दलाल, वो जज्बाती होकर बोला। तो महरमा को लगा जैसे इसके सर पर किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। मैं जान गया हूँ कि तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरन मुझसे जुदा हुई थी महर। अब भी देर नहीं हुई महरमा, मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ महर। महरमा का जहन सुनसी कैफियत में था, जबकि दूसरी तरफ से मुसलसल वो इसे पुकार रहा था। सुहेल अफंदी ने चंद पेपर्स आगा जान के आगे रखे तो वो चौंके। ये क्या है? ऐनक ठीक से जमाकर इन्होंने कागज उठाकर नजरों के सामने किया। ये सबूत है इस दगाबाजी का जो आपके लाडले पोते ने आपके साथ की है आगा जान। इसने सारा रुपया आपके अकाउंट से निकलवाकर वकार के बेटे नुमैर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है। वो बेंचे हुए लहजे में बोले तो आगा जान दंग रह गए। दर्द की एक शदीद लहर इनके बाएं बालू से उठी और सीने को ऐसा जकड़ा कि इनसे सांस लेना दोबर हो गया। सुहेल अफंदी जो ये क़यामत खेज इंकशाफ करते हुए भूल गए थे कि आगा जान दिल के मरीज हैं और शायद अब की बार जो अटैक इन्हें आता वो इनकी जिंदगी का आखिरी अटैक होता। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सियान का स्याह पड़ता चेहरा देखकर बेख्तियार भागकर स्टडी का दरवाजा खोलकर सबको आवाजें देने लगे। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जानने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम ख्वाब शीशे का नंबर 18 हिस्सा नंबर 2।